अरे अरे, भागने की जरूरत नहीं है। ये आप ही का चैप्टर है, क्लास 11th का इंग्लिश का, अ फोटोग्राफ। ये चैप्टर शर्ले टॉल्सन ने अपनी माँ को समर्पित किया है, डेडिकेटेड है, एक श्रद्धांजलि है। फोटोग्राफ है, इसलिए फोटो वाला मारवाड़ी गाना लेकर के आए। चैप्टर में बाद में आते हैं, पहले थोड़ी सी इस पे बात करते हैं। अच्छा, ठीक है। जो है राजस्थान के कलाकार रहे हैं, लोक गायक, राजस्थानी लोकगीत, जो कि एक वक्त था 1990 2000, अभी तक, अभी भी कई ट्रक ड्राइवर्स, बसेस की गाड़ी में आपको इनके गाने सुनने को मिल जाएंगे। चंपा मेती इनका नाम था, मारवाड़ के बहुत प्रसिद्ध लोग। कोई ऐसा टैप रिकॉर्डर नहीं था जिसमें इनका कैसेट उस वक्त नहीं बजती है। गाने खुद लिखते थे। अब आप सोचिए, फोटो की वैल्यू पे तब इन्होंने, जब है ना कैमराज हुआ करते थे, रील से फोटो लिए जाते थे, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। कैमरे में रील डालो, फोटो खिंचाओ। अब आज हर किसी के पास में जो है कैमरा, मोबाइल कैमरा है, उसमें फिल्टर्स और लगे हुए हैं, फिल्टर लगा लगा के हम लोग फोटोज खींच रहे हैं। तो इस तरीके से जो है, इस फोटोग्राफ की क्या वैल्यू होती है किसी व्यक्ति के जो है जीवन में। पूरी पोयम जो है इस तरह की है कि वो अपनी, अब आप देखिए, हम लोग भी फोटो देखते होंगे, हमारे सामने हमारे मम्मी पापा हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन हमसे दो लाइन्स में लिखी जाती है। और इस पोएट ने क्या किया, पूरी एक पोयम ही लिख दी है, बहुत शानदार पोयम लिखी है। आपको इसमें एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी मिलेगा, वो मैं आपको खुद करने हैं, बस मैं इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैं पोएट के साथ साथ पूरी पोयम एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आप देखिए, फोटोग्राफ सिर्फ बात मारवाड़ की नहीं है कि सिर्फ मारवाड़ी में ही गाने नहीं है फोटो खिंचाए, तो ये और भी जगह है। ये एक और देखिए, मारवाड़ी वर्जन एक और है, जिसके अंदर तो इस तरह के गाने, ये उस वही गाना है। और ये देखो, ये बॉलीवुड में भी गाना है, जो हिंदी मूवीज है ना, उसमें भी गाना है। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो। सिर्फ बात इसकी नहीं है, इसके अलावा भी है। ये देखिए, ये एक और गाना है। मैं देखा तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखा तेरी फोटो, मैं देखा। तो वेलकम टू माय चैनल रिन्यूज इंग्लिश। हम वापस टॉपिक पर आएंगे। 100 बार फोटो नहीं, हमें 100 बार किताबें देखनी है, हमें 100 बार पढ़ना है। आप किताबों की फोटो देखिए, पढ़ाई कीजिए, अपने आप को ऐसा बनाइए कि दुनिया आपका फोटो अपने आप खींचे, आपको किसी को कहना नहीं पड़े कि प्लीज मेरा फोटो खींचिए। ऐसा मौका है कि आप जहां जाएं, लोग आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लगाए कि मेरा भी फोटो लीजिए, आपके साथ फोटो लेना है। तब है मजा लाइफ जीने का, है ना। सो वेलकम टू माय चैनल, और जो नए लोग जुड़े हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कि क्लास 11th की चैप्टर है, जिसके अंदर जो पोएटेस है, वो ऐसा एक फोटो देखती है जिसमें तीन लड़कियां हैं। और ये पोएम आपकी क्लास 11th की, बस बात सिर्फ क्लास 11th की नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ सभी को देखना चाहिए, बहुत अच्छी पोएम है। और आपको मजा आएगा ये पोएम पढ़ के। इसको लिखने वाली जो लेखिका है या पोएटेस जो है, उनका नाम है शर्ली टॉल्सन, वॉज एन इंग्लिश राइटर, poet, journalist, and local politician who lived from May 20, 1924 to September 23, 2018। तो अब ये इस दुनिया में नहीं है। अब आप ये देखिए, इंग्लिश राइटर, लेखक भी थी, पोएट कवि भी, जर्नलिस्ट पत्रकार भी, और लोकल पॉलिटिशियन, मतलब राजनीति, तो मतलब एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्तित्व था। A poem of photograph serves as a poignant tribute to her mother and explores themes of memory। अब ये जो फोटो है ना, ये इन्होंने अपनी माँ को श्रद्धांजलि के लिए लिखा था, जो बहुत ही मार्मिक श्रद्धांजलि, जो पॉइग्नेंट जो लिखा हुआ है, करुणामय, बहुत, जिसमें करुणा भरी हो ना, तो एक तरीके की मार्मिक जो है, इन्होंने श्रद्धांजलि अपनी माँ को इस पोएम के थ्रू दी थी। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि, ये आपको लिख लीजिएगा। हर मदर एंड एक्सप्लोर थीम्स ऑफ मेमोरी। और इसमें क्या क्या थीम्स, मतलब किस किस चीज पे पोएम बात करती है, मेमोरी, यादें, लॉस, कोई चीज का खो जाने की जो कमी होती है वो कैसे, एंड द पैसेज ऑफ टाइम थ्रू द लेंस ऑफ अ चेरिस्ड फोटो, एक डिजायर्ड फोटो, बहुत ही उनका पसंदीदा फोटो में से है, जिसमें वो यादों में खुश। पोएम रिफ्लेक्ट करती है वापस से क्या, जिसने मेमोरीज
जो सार है पूरा, मेमोरीज, एंड्योरिंग ग्रीफ, जो बहुत ही दुख जो उन्होंने झेला है उसके बारे में, जो टिका हुआ, एंड्योरिंग का मतलब है जो टिकी रहे, दुख अभी भी बना हुआ है उसके ऊपर। तो ये चलो इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपन आगे आते हैं पोएम की तरफ। अब ये पोएम का है ना, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा इसको, ये इधर मेरा इंग्लिश वर्जन भी और थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता हिंदी वर्जन है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है कि वह समय कैसा था। when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand। तो ये आप पढ़ोगे तो बहुत सिंपल है, कोई लैंग्वेज इसमें बहुत हार्ड नहीं है, कुछ एक शब्दों को छोड़ के, जैसे ट्रांजिट ईज है या लेबोर्ड ईज है, साइलेंस साइलेंस, तो इसको आप हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं। पोएम आपके सामने है, पूरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लैपटॉप टीवी पे जहाँ भी देख रहे हैं फोन से फोटो ले लीजिए, तो हिंदी का ट्रांसलेशन भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अपन चलते हैं स्टेंजा वाइज एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पोएट स्टार्ट करती है कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। कार्डबोर्ड क्या है? फोटो का जो फ्रेम है ना, ये जो दिख रहा है चारों तरफ, फोटो किसी न किसी फ्रेम पे लगा होता है, इसी के लिए कार्डबोर्ड वर्ड यूज हुआ है। इसमें फोटो लगा हुआ है जिसको वो जो है पोएटेस जो है वो अपनी माँ का फोटो देख रही है, ये उसकी माँ के बचपन का फोटो है, ठीक है। तब वो, तो उसमें वो बोल रही कि व्हेन द टू गर्ल कजिन्स, देखो टू गर्ल कजिन्स कौन है? ये दोनों इसकी कजिन है, टोटल थ्री गर्ल्स हैं और ये दोनों कजिन्स है। कजिन यानी चचे, चाची, मामी, बुआ, किसी की जो बहनें लगती हैं रिश्ते में, रियल सिस्टर्स नहीं है, वो कजिन्स हैं। तो वेंट पैडलिंग, पैडलिंग का क्या मतलब है? साइकिल कैसे चलाते हैं, तो इसमें समंदर में या पानी में भी चलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पैर को बार बार बाहर निकालना पड़ता है, फिर रखना पड़ता है, बाहर निकालो फिर रखो, तो ये एक तरीके से पैडल हो जाता है, इसलिए। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों उसकी माँ का हाथ पकड़े थे, एक इधर है और एक इधर है। सी द बिग गर्ल, तो उन दोनों में बड़ी कौन है? ये रही, ये इसकी माँ जो है वो बीच में है। सम 12 years और सो, कितने साल की होगी वो? 12 साल के लगभग। यानी जब ये फोटो लिया गया, क्वेश्चन आता है, जब फोटो था उसमें उसकी पोएटिस की माँ की उम्र क्या थी, तो क्वेश्चन आपका आंसर होगा 12 years ओल्ड। सी वॉज 12 years ओल्ड इन द फोटो, जब फोटो उसका क्लिक हुआ था। तो यहाँ ये जो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो सबसे बड़ी जो लड़की बीच में है, ये वो उसकी माँ है। सम 12 years और सो, ये ओरिजिनल फोटोज नहीं, आप कंफ्यूज मत होइए, एआई से जनरेटेड फोटोज हैं, तो उसी से बनाए हैं मैंने। और नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। तो ये देखो, ये रहा इधर, ये अंकल जी है ना, ये अंकल जी इनका फोटो ले रहे हैं और ये तीनों स्माइल कर रही है, उनके अंकल फोटो खींच रहे हैं। तो अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, याद रखिएगा, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, मेरे जन्म लेने से पहले, मतलब तब तो उसका जन्म भी नहीं हुआ था, तब की उसकी माँ का फोटो है। तो ये फोटो ले रहे, स्टिल का मतलब क्या है? रुका हुआ जो फोटो है ना, विदाउट मूविंग, जो हिल नहीं रहा हो वो उसको स्टिल। टेरिबली, एक्सट्रीमली, बहुत खतरनाक रूप से या भयानक रूप से, तो बहुत ज्यादा उसको बोल। बट ट्रांसिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, यानी कि अस्थायी, आप हिंदी में लिखना चाहते हैं। टेम्परेरी वैसे बहुत लोग बोलते ही रहते हैं, तो मेरे ख्याल से याद रहेगा आपको, है ना। तो ये हो गया हमारे अस्थायी। नए लोग वीडियो देखते हुए खो में जाए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो यहाँ लिखा है कि विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, तो ये जो समंदर है, बोला वो तो बिल्कुल भी नहीं बदला है, वो जब फोटो लिया तब भी ऐसा ही था, आज भी वैसा ही है। लेकिन वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, जो उनके ट्रांजिएंट फीट है, ट्रांजिएंट का मतलब क्या बोला? टेम्प, मतलब ये जो पैरों से मतलब है कि जो पूरा, मतलब जो इंसानी जो मानव शरीर है वो क्या है? अस्थाई है। भाई हम लोग तो स्थायी है नहीं, प्रकृति में आना जाना हमारा तो, इंसान जो लोग हैं, जो आता है धरती पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे अस्थाई शब्द का प्रयोग पैरों के लिए इसलिए क्या है कि जो माँ है अब वो नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर वर्ड यूज किया है ट्रांजिएंट का। नेक्स्ट, अब वो फिर से यादों में चली गई। तो मैंने कहा अभी फोटो वाले इतने सारे गाने हैं, तो फोटो से हम लोगों की यादें जुड़ी रहती है। अब यहाँ पे देखिए, सन 20-30 years लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट यानी वही फोटोग्राफ, पहले कार्डबोर्ड वर्ड यूज हुआ, अब स्नैपशॉट आ गया। स्नैप का मतलब फोटो ही होता है, तो आपकी बुक का नाम भी क्या है? बिल्कुल सेम, स्नैपशॉट, है ना। तो यहाँ पे अब ये देखो, दोनों का नाम आया, दोनों कजिन्स हैं, उनका नाम आया सी, बेटी एंड डॉली। मतलब कि अब ये तीनों जो हैं वो लड़कियां जिन्होंने फोटो खिंचाया था, वो तीनों बड़ी हो गई हैं और वही फोटो इनके हाथ में ये रहा, है ना। उस फोटो को देख करके ये हंस रही है कि सी वुड से, देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। बीच किसको कहते हैं भाई?
बीच कहते हैं समंदर के किनारे को, याद है किनारों के लिए। नदी के किनारे को क्या बोलते हैं, कोई बताओ? उसको कहते हैं बैंक, है ना। और क्या कहते हैं समुद्र के किनारे को? सी शोर। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब पोइटेस यहाँ पे कह रही है कि जो सी हॉलीडे था वो उनका पास्ट था, मतलब वो जो छुट्टियां मनाई, खुशी मनाई, वो उनका भूतकाल यानी उनकी मेमोरी थी। माइन इज हर, माइन मतलब मेरा। कौन कह रही है माइन यहाँ पे? कौन है? पोइटेस, जो बेटी है, वो जो फोटो देख रही है वो कह रही है माइन इज हर लाफ्टर। मेरा पास्ट है उनकी हंसी। ये जो हंसी थी वो मेरे लिए क्या हो गई अब? मेरा बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब ये देखो लेबर्ड, यहाँ पे लिखा है मेहनत। लेबर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज को बहुत कठिनाई से कर, और ईज का मतलब आसानी से। तो दो शब्दों को एक साथ मिलाया। राय मतलब होता है कोई, मतलब व्यंग्यात्मक तरीके से किसी चीज को कहना, कोई मजाक उड़ाना, उसको बोलते हैं। तो ये कह रही है कि दो, बोथ राय दोनों, चाहे उनकी छुट्टियां हो चाहे उनकी हंसी हो, वो दोनों की दोनों जो है अब मेहनत जिस चीज को लगी थी, इतनी जो मेमोरी बनी है वो खो चुकी है। वो अब मेरी जो यादें हैं वो होती जा रही हैं। तो ये धीरे धीरे जैसे सिर्फ फोटोग्राफ जो है वो क्या बन के रह गई? एक याद बन के रह गई। यहाँ पे देखो स्नैपशॉट लिखा है, इसका मतलब फोटोग्राफ। तो यहाँ पे चारों वर्ड मीनिंग्स भी आपको मिल जाएंगे। ईज मतलब इजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो ये फोटो देख रही है पोएटेस जो है, यहाँ पे आराम से ये फोटो लगा हुआ है, और इसकी इसी यादों में खोए के ये पूरी पोएम लिखी है। नाउ सी हैज बीन डेड। अब जो है ये जो पोएटेस है इसकी माँ जो है वो जीवित नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी। नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। कितने साल हो गए? कि जितने साल वो जिंदा रही उतने साल उनकी मृत्यु को हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस ही हैज बीन डेड नियरली एज दैट गर्ल लिव, मतलब उस फोटो में जितने उम्र की है लगभग उतने साल हो गए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस का मतलब देखो यहाँ लिखा है सिचुएशन, यानी कि परिस्थिति, स्थिति या परिस्थिति लिख लीजिएगा। देयर इज नथिंग टू से। अब मेरे पास में ऐसी परिस्थिति में कुछ भी कहने को नहीं बचा है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, मतलब जो शांति है वो पूरी, जो मेरी चुप्पी है उसको पूरी तरीके से मुझे चुप करा देती है, क्योंकि ये यादों में खो गई, कि अपनी माँ की याद में इतना खो जाती है, भावुक हो जाती है कि कुछ कह नहीं पाती है। यहाँ पे अब देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन द गिवन स्टैंजा विद रेफरेंस। क्लास 11th और 12th दोनों में ये काम आएंगे। 12th में भी सेम ही पैटर्न है, ऐसे स्टैंजा दिया जाएगा, क्वेश्चन आएगा, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। आपको तीन चीजें करनी है। रेफरेंस लगभग सभी पोएम्स में एक जैसा होता है, तो ये येलो कलर में आपको सिर्फ क्या चेंज होगा, एक ही जो ब्लैक में लिखा हुआ है पोएम का नाम, पोएटेस का नाम, और आपकी जो बुक का नाम होता है ये लिखो तो ठीक है, नहीं तो इतना लिखना होता है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, या दी दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम A photograph composed by Charlotte Olson. The poem is given in our textbook Hornbill. तो ये आपको रेफरेंस तो रट लेना है, ठीक है। रेफरेंस में सिर्फ आपका पोएम का नाम और पोएटेस का जो नाम है ये ही चेंज होते हैं। ये एक एग्जांपल आ गया हमारे पास में, स्टैंजा वन है ये, द कार्ड। अब जब आंसर लिखो तो आप शुरू के दो ये लिख दो, फिर लास्ट का वर्ड लिख दो और अपना आंसर स्टार्ट करो। सबसे पहला काम होगा आपका रेफरेंस लिखने का, ठीक है। रेफरेंस लिखिए, जो बता दिए सेम। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है जो पूरी तीन चार लाइनें हैं ना वो किस बारे में कह रहे हैं, बीच में से कुछ शब्दों। दिस स्टैंजा रिफ्लेक्ट्स द पोएटिस नॉस्टैल्जिक व्यू। नॉस्टैल्जिक पर भी मैंने एक वीडियो भी बनाया था और आपको बता भी रखा है। नॉस्टैल्जिक मतलब पुरानी यादें, अपने घर से जुड़ी याद, जहां पर भी आप रहे वो यादें जो हमारे सामने आती है, जहां से हम जुड़े रहे, उन्हीं को नॉस्टैल्जिक कहा जाता है। व्यू ऑफ एन ओल्ड फोटोग्राफ है कैप्चरिंग अ जॉयफुल मोमेंट, जिसके अंदर एक बहुत अच्छा शानदार मोमेंट है बीच के किनारे, उस स्टैंजा में ये बताया गया है। तो ये पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया मैंने पहले भी। हर मदर इज अबाउट 12 years old, 12 साल की थी जब वो वहां पानी में गए थे। और फोटोग्राफ क्या कैप्चर करता है, एक हैप्पी मोमेंट को कैप्चर करता है, उसकी माँ के बचपन का। तब इसका पोएटिस का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया। आपको एक्सप्लेनेशन याद करना है, अभी मैं इसको ज्यादा लंबा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि अभी बाकी के स्टैंजा भी है। स्टैंजा टू आ गया, तो यहाँ पे ऑल थ्री शूट से स्टार्ट है और ट्रांजिएंट फीट पे ये खत्म है। यहाँ पे लिखा है ये तीनों लड़कियां जो है पोएटिस की मदर, ये तीनों बीच पे खड़ी हैं, और वहां पे इनका जो है द सी सीमिंगली अनचेंज्ड ओवर टाइम। सी तो बिल्कुल भी चेंज नहीं है, लेकिन ह्यूमन लाइफ जो कि टेम्पररी है, वो ह्यूमंस जो है पूरी नेक्स्ट टाइम के साथ में वो इस प्रकृति में या पृथ्वी पर मौजूद नहीं रहते। थर्ड स्टैंजा है सम 2030, जहां से स्टार्ट है और ईज ऑफ लॉस पे खत्म है।
अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? द पोएट रिकॉल्स हर मदर लुकिंग बैक एट एन ओल्ड, अपनी माँ को याद करती है और बताती है कि उनका जो हंसना था फोटो को देख करके, वो मेरी जो है अब एक मेमोरी बन गई है। ये यहाँ पे ये in this stanza, the poet's mother decades later laughs at the photograph of her younger self with her. तो वो बताती है कि कैसे उसकी पोएट की जो माँ है, पोएट की जो, उसने कभी वो फोटो देखा होगा और बेटी और डेली को बोला होगा कि देखो हमारा बीच हॉलीडे कैसा था। तो फिर से वही है जो सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर वो नॉस्टैल्जिया, तो ये सारी की सारी वो यहाँ पे बात कर रही है अपने जो दर्द जो है खोने का, उसके बारे में बता रही है। नेक्स्ट अब है फोर्थ स्टैंजा लास्ट, नाउ सी हैज बीन से लेके साइलेंसेस तक। कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर आपके आ जाएगा, द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ हर मदर्स, उसकी माँ की मृत्यु का जो उस पर गहरा प्रभाव हुआ, प्रोफाउंड मतलब गहरा, बहुत ही प्रभाव पड़ना, इम्पैक्ट का मतलब, तो वो अपने जीवन और खोने का जो दर्द है उसके बारे में इसमें बताया गया। पोएट नोट्स दैट हर मदर हैज बीन गॉन फॉर ऑलमोस्ट एज मेनी इयर्स एज शी लिव्ड, हाइलाइटिंग द आयरनी ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो जीवन और मृत्यु की जो वास्तविकता है उसको एक व्यंग्यात्मक तरीके से यहाँ पर वो बताती है। The realization of this time gap evokes a deep sense of sorrow and loss. तो दुख और खोने की जो दर्द है उसको इसमें बताया गया है, और जीवन उसका किस प्रकार से पूरी तरीके से खाली हो गया अपनी माँ, और माँ बेटी का संबंध होता ही ऐसा है। तो ये माँ बेटी का संबंध है और उसने अपनी माँ के लिए पोएम लिखी है। तो ये लास्ट स्टैंजा था। इसके अलावा आपके सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन आता है, तो अब आपको या तो चारों स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन याद रहे, या आप क्या करें, ये सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए। थोड़ा सा ये मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन यहाँ पे दे दिया है, अभी मैं बोल के सुनाऊंगा तो आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप इसको पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लो नोट। तो वो संबंधों के बारे में, किसी का चले जाना जीवन से कितना दुख भरा ये क्षण होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। बाकी मेरा कहना यही है, ये आना जाना ये प्रकृति है, हमें ज्यादा दुख नहीं दिखाना चाहिए। आप खुश रहिए, जीवन में आए हैं, जीवन जो भी मिला है इसका आनंद लीजिए, अच्छे से रहिए, किसी को भी दुख नहीं देना है। तो इसी के साथ ये खत्म होता है हमारे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और यहाँ पे कुछ पंक्तियां लिखी है, मैंने याद आ गई कि तस्वीरें लेना भी जरूरी है जिंदगी में साहब, आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताया करते। तो तस्वीरें लेते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए और ये सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग न्यूज इंग्लिश, हमेशा आपके सपोर्ट की इंतजार करते हुए। थैंक्स अ लॉट।